गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम लोग टोटल 2 टॉपिक्स में बांट करके पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी के डेफिनेशन से। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा रूप है जिसमें कि जो रूलर्स यानी कि जो शासक होते हैं वो लोगों द्वारा चुनकर आते हैं। ओके, समझ में आई बात। अब है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स हैं। जिनमें इसका फर्स्ट फीचर है रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। यानी कि शासक जो कि लोगों द्वारा चुनकर आते हैं वही सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं। अब इसको इस एग्जाम्पल से समझो कि मान लो कोई एक मिनिस्टर है और कोई उसका एक पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए है। अब अगर कोई सलाह लेनी होती है यानी कि कोई एडवाइस लेना होता है, क्योंकि देखो वो जो मिनिस्टर है वो लोगों द्वारा चुन करके मिनिस्टर बना है, लेकिन शायद वो उतना अपने काम में उसको पता ना हो, अपने काम के बारे में उसको उतना पता ना हो या फिर उतनी नॉलेज नहीं हो, ठीक है। लेकिन वो जो पीए उसका होगा वो कई सालों से वो उस काम को कर रहा होगा, या फिर उस ऑफिस में जो ऑफिशियल होगा वो कई सालों से उस काम को जानता होगा, ठीक है। तो वो उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, उस जो मिनिस्टर उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। लेकिन अगर कोई लास्ट डिसीजन सुनाना होगा लोगों के बीच में या फिर कोई फाइनल डिसीजन लेना होगा, कहीं सिग्नेचर करना होगा, तो क्या वहाँ पर उस ऑफिस का वहाँ का ऑफिशियल या फिर कोई पीए उस चीज़ को करेगा? नहीं, क्योंकि लास्ट डिसीजन जो लेना है वो उस मिनिस्टर को ही लेना है, क्योंकि वो लोगों द्वारा चुन करके गया है और लोगों का वो प्रतिनिधि है। इस कारण से लास्ट डिसीजन जो मेजर जो डिसीजन लेना होगा या फिर लास्ट डिसीजन जो लेना होता है वो इन्हीं लोगों के द्वारा लिया जाता है जो कि लोगों द्वारा चुन कर आते हैं। ठीक है, समझे बात को? ओके, अब सेकेंड टॉपिक है इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म की जो गवर्नमेंट है वहाँ किया जाता है, क्योंकि अगर इलेक्शंस होंगे एक निश्चित अवधि के बाद तो ही तो लोगों को ये चॉइस मिलेगा कि वो अगर वो सरकार से अगर नाखुश है तो सरकार को हटा सकती है, या फिर सरकार ने अगर अच्छे काम किए हैं तो सरकार को दोबारा सत्ता में ला सकती है। इस कारण से इलेक्शंस जो होते हैं वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ओके, इलेक्शंस जो है उसके साथ ही साथ लोगों को लेकिन इलेक्शंस जो है वो साथ ही साथ लोगों को ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि उनके जो अधिकार है, लोगों के जो अधिकार है यानी कि जो राइट टू वोट है वो उसका सही तरीके से यूज कर सकें। क्योंकि अगर लोग अपने अधिकार का, राइट टू वोट का सही तरीके से यूज करेंगे तो ही तो वो एक अच्छे और सुदृढ़ गवर्नमेंट को अपने लिए चुन करके लाएंगे जो कि उन लोगों के लिए कार्य कर सके। तो इस कारण से इलेक्शंस जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एक डेमोक्रेटिक फॉर्म के गवर्नमेंट में। थर्ड टॉपिक है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस मीन्स वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। अब ये जो इलेक्शंस होते हैं और लोगों को मत देने का अधिकार होता है, तो ये जो मत देने का अधिकार है लोगों का, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज में भेदभाव होगा तो फिर लोगों का जो लोकतंत्र पर भरोसा है वो खत्म हो जाएगा। मत देने के अधिकार में क्या होना चाहिए कि सभी लोगों को इक्वल सभी लोगों का मतदान का वैल्यू होना चाहिए। वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, यानी कि एक इंसान उसका एक वोट और सेम उसका उतना ही वैल्यू है जितना कि उस कंट्री के अदर पर्सन का। चाहे
कोई एक गरीब किसान हो या फिर कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर दोनों ने जा करके अगर वोटिंग किया है तो दोनों के वोट का सेम वैल्यू है। लेकिन विश्व में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर लोगों के जो वोटिंग है उसका वैल्यू एक जैसा नहीं होता है। इसमें हम लोग फिजी एक देश है उसका एग्जाम्पल लेंगे। वहां पर क्या है कि फिजी के जो मूल निवासी हैं, यानी कि जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, मूल रूप से उनके जो वो अगर वोटिंग करते हैं तो उनके वोटिंग का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। किससे? तो वहाँ फिजी में जो इंडियंस रहते हैं अगर वो वोटिंग करेंगे तो उनका वैल्यू, तो यानी कि फिजी के जो मूल निवासी हैं उनका वोटिंग का वैल्यू ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? तो फिजी में जो इंडियंस लोग रहते हैं उनके वैल्यू से, उनके वोटिंग के वैल्यू से ज़्यादा है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि किस तरीके से वोटिंग में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये चीज़ एक डेमोक्रेटिक फॉर्म के गवर्नमेंट में नहीं होनी चाहिए। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सऊदी अरब में अभी 2015 तक महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार नहीं था, और एक डेमोक्रेसी क्या कहता है कि डेमोक्रेसी में सभी लोगों को समान अधिकार और मत देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर 2015 तक महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ पुरुषों को ही मत देने का अधिकार था, और पुरुषों के वोटिंग के बेसिस पर ही वहाँ की सरकार, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको कहा जाता था, वहाँ पर वो चुनी जाती थी। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, और सभी लोगों के जो भी मत होते हैं सभी का सेम वैल्यू होना चाहिए। ओके। अब फोर्थ पॉइंट है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो किस बेसिस पर रूल करती है? तो वो रूल करती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है और सिटीजन्स राइट्स हैं उसके बेसिस पर वो रूल करती है या फिर अपने काम काज चलाती है। हमारे देश का एक बहुत अच्छा और बड़ा संविधान है, और उसमें सभी बातों को लिखा गया है। उनमें सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है कि लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो किस तरीके से लोगों की सेवा करेंगे और देश का काम काज किस तरीके से सुचारू रूप से चलेगा। इन सब बातों को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और जितने भी ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, या फिर जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, वो उन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही काम करना होता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही वो काम करते हैं तभी वो देश एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में जाना जाएगा। ओके, तो ये टोटल 4 पॉइंट्स थे जिसको कि आप लोगों को समझने थे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में। ओके, देन अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाई डेमोक्रेसी। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या हो या फिर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना। ओके, थैंक यू।